होते हैं जिसकी वजह से वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं? नहीं, श्योर है? आप ट्राई करना चाहोगे? रीजन बिहाइंड बर्निंग ऑफ वुड गिविंग अ लॉट ऑफ स्मोक। सर इसका रिलेशन सल्फर या मीथेन से है क्या? सल्फर या मीथेन? नहीं, मीथेन तो नहीं होगा, कतई नहीं, क्योंकि मीथेन काफी गुड फ्यूल है, इट्स अ गुड फ्यूल। देखो तुम लोगों ने, हाँ बोलो। सर कंबशन की वजह से सर वो बर्न होता है और ज्यादा स्मोक करता है। बर्न तो यार मीथेन गैस भी होती है, बट वो स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती है। मेरा क्वेश्चन है कि वुड को जब बर्न करते तो इतना स्मोक क्यों प्रोड्यूस करती है? लास्ट 10 सेकेंड्स, कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो मैं आंसर करता हूँ। देखो, एक रीजन जो तुमने कहा वो पार्शली करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट रीजन कि हाँ उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। कार्बन कंटेंट तो यार चारकोल में भी ज्यादा है, बट चारकोल ज्यादा अच्छे से जलती है और वो बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करती है। ठीक है, याद रखना, उसका रीजन है वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, बुक में भी लिखा है। यही छोटी छोटी बातें जिस पे ध्यान नहीं जाता तुम लोग का, इसलिए मैं कहता हूँ रीड क्या करो चैप्टर, रीडिंग से बहुत चीजें क्लियर होंगी। वुड इज मेड अप ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। सर वोलेटाइल मतलब, याद करो 9th में हमने पढ़ा था, जैसे एसीटोन एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, जैसे स्किन के ऊपर रखोगे तो वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगी। सर मतलब सर उसका इवेपोरेशन रेट बहुत कम है। इवेपोरेशन रेट नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता बॉइलिंग है। पॉइंट का होता ठीक है। है, तो वुड में ऐसे बहुत सारे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वुड को बर्न करने से बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेट किस सेंस में? हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन, दैट्स द मेन रीजन एक्चुअली द वुड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्मोक। हाँ, वुड तो हाइड्रोकार्बन से बनी है अर्नव, बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन बेसिकली, और उसमें ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे ऑर्गेनिक चीजें बनती हैं। अच्छा हाँ, और एक बात बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं इस पे तुम लोग का ध्यान कभी जाता है गया या कभी नहीं, या कभी इसका आंसर आपने ढूंढने की कोशिश की। बताओ 5 मेजर एलिमेंट्स जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है। एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल में देखो कि कौन से तुम्हें लगता है एलिमेंट्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। कार्बन। सबसे ज्यादा कार्बन? श्योर? यस सर। आयरन। सबसे नहीं, आयरन है बट उतना ज्यादा नहीं है। टॉप 5 की बात कर रहा हूँ। सबसे ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। हाइड्रोकार्बन। अरे सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन। एलिमेंट नहीं है ऐसा नहीं, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड है ना वो तो। हाइड्रोकार्बन हाँ कंपाउंड है। ओके, सबसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसके बाद सर सर वाटर। वाटर कंपाउंड है यार। ओके। कैल्शियम। हाँ सर वो तो ऑक्सीजन भी। कैल्शियम भी है बट कैल्शियम। टॉप 5 में ऐसे नहीं आता है। चलो मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, फिर याद करो, जैसे डीएनए आप लोग पढ़ते हो ना, डीएनए, हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट। प्रोटीन्स। ठीक है, नहीं सॉरी सर, गलत। प्रोटीन्स तो यार बेसिकली उसमें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। ठीक है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, बट 4th और 5th स्पॉट कौन बैक करते हैं? एक तो फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यस, यस। क्योंकि फॉस्फोरस आपने पढ़ा है या कभी डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। यस सर। ठीक है, एक तो 4 बेसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस जिसको ACTG कहते हैं। ये नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ACTG, A स्टैंड्स फॉर एडेनाइन, सी वाला मैं शायद भूल गया, T स्टैंड्स फॉर थाइमाइन, G फॉर गुआनाइन। ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जिससे ह्यूमन डीएनए बनता है। और इसको पकड़ के कौन रखता है? जो बैकबोन होता है डीएनए का, उसको फॉस्फेट और शुगर ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, मतलब पक्का सर इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो गाइस नीट में एक क्वेश्चन आया था एक बार कि व्हाट, ये नहीं आया था पर्टिकुलरली कि 5 मोस्ट abundant elements found in the human body. The most abundant element found in human body is oxygen, most. ठीक,
सर हाँ सर जो आपका टरबाइन का प्रोसेस होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो टरबाइन का प्रोसेस होता है सर, जिसमें टरबाइन यूज होता है सर, उसमें अगर हम वाटर और स्टीम दोनों तो एक ही काम करती है। वाटर को हम हाइट से गिराते हैं, स्टीम में ज्यादा काइनेटिक Pressurized. एनर्जी होती है, वो ब्लेड्स को रोटेट करती है। तो दोनों में प्रेशराइज्ड तो सर सेम रखिएगा, दोनों में सेम क्या? मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं, डिफरेंस है ना। प्रेशर स्टीम वर्ड के साथ ज्यादा सुटेबल लगता है जब हम ओके सर, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। पानी जब हाई ग्रेट हाइट से गिराते हैं तो प्रेशर थोड़ी, काइनेटिक ओके सर, एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट होती है ना, ओके सर। क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा या गैस? सर लिक्विड, नहीं, सॉरी गैस। सर, गैस। सर ठीक है, लिक्विड तो इसलिए प्रेशराइज स्टीम helps in the rotation of turbine, and when water is made to fall from great heights, the kinetic energy, ओके ठीक सर। है, rotates the blade। ठीक है, before we start, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो? anyone, any doubt? कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कन्वेंशनल मतलब जो बहुत सदियों सदियों से यूज होते आ रहे हैं, मतलब एक तरह का वो बन गया, क्या कहते हैं उसको, चेन, क्या क्या कहा तुमने? चेन, एक तरह से समझ लो, कल्चर नहीं, कल्चर नहीं, ट्रेडिशन। हाँ ट्रेडिशन टाइप ऑफ, जैसे विलेजेस में वो जलाते हैं ना गोईठा, यस गोबर सर, वाला, या लकड़ी। सर। ठीक है, जब फ्यूल नहीं डिस्कवर हुआ था कि हाँ फॉसल फ्यूल्स नाम की भी चीज होती है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वुड, गोबर, फिर तुम्हारा बेसिकली तो यही है। फिर अब इनका एफिशिएंट यूज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे, वही पिट में, ये देखो जिसको डाइजेस्टर कहते हैं। अरे यार जस्ट अ मिनट, I mean it keeps getting hanged. I'll just switch that. सर रिपीट कर दोगे जो भी आपने बोला, लाइट चली गई थी। मैं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कन्वेंशनल सोर्सेज बेसिकली होती हैं वुड और गोबर, ठीक है, क्योंकि गोबर से वो पतली बनाते हैं ना, फिर उससे विलेजेस में खाना बनाते हैं। ओहो यार ये काफी हैंग कर रहा है, जस्ट अ मिनट। Just give me a minute. Hmm. Hmm.
Okay, anyways, this is hanging a lot, guys. Okay, I'll just use this simple board. Okay. Do you have NCERT with you right now? If it is present, then I would recommend parallelly खोल लो, ताकि मैं जो भी एक्सप्लेन करूँ तो आप उसको पैरेलली बुक में देखते जाओ. एक साइड में ऑनलाइन खोल के रख लो. चैप्टर नंबर क्या, आई थिंक 10th है ना? सर चैप्टर 14 है. 14 खोलो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाओ, एनसीईआरटी के सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 14. ओके, सबने ओपन कर लिया? ऋषभ, सनी, देवांशी, समीक्षा, sir. प्राची, शिवांश, क्या सानवी. बोल रहे हो? sir. आई एम सेइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी ओपन कर लो. ऑनलाइन बुक या पीडीएफ अगर कहीं सेव्ड है, या अगर हार्ड बुक है. ठीक है. आद्या, आयुष, Yes, sir, open. ओके, शौर्य, मानश्वी. Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो पहले हम लोग ये खत्म करते हैं इसको, बायोमास को. बायो का मतलब क्या है? जहाँ पे लाइफ होती है. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी हाँ, जहाँ पे लाइफ एग्जिबिट होती है या शो होती है, और उस लाइफ एग्जिबिटिंग चीज से जब हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे वुड. सर वुड बायोमास है? एक्चुअली बायोफ्यूल है. बायोफ्यूल मतलब एक टाइम पे वुड जीवित थी, मतलब उस पे लाइफ थी. फिर आस्ते आस्ते जब वो पढ़ते हैं ना 9th में, टिश्यू चैप्टर था, याद करो, परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आउटर मोस्ट लेयर जब हार्ड हो जाती है टिश्यूज की, तो एक डेड सेल्स की लेयर बाय लेयर बन जाती है, जिसको हम वुड कहते हैं, जिसमें काफी कोल रिच कंटेंट होता है, कार्बन रिच कंटेंट होता है. तो बेसिकली एक पिट होता है. देखो पेज नंबर, आई थिंक इट इज 247. ठीक है, 247 ओपन कर लो. उसमें एक डायग्राम बना है, ठीक है, ऑफ अ बायोगैस प्लांट. कुछ ऐसा है. ठीक है. दिस इज द डाइजेस्टर दैट आई एम मेकिंग. डाइजेस्टर में ही एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होती है, और इस चेम्बर में हाई प्रेशराइज्ड गैस फॉर्म होती है. ठीक है. दिस इज द गैस आउटलेट. एंड व्हाट इज this portion here? This portion here actually is the feeder. फीड करते हैं हम यहाँ पे स्लरी. स्लरी एक मिक्सचर होता है गाइस, किस चीज का? गोबर और वाटर. ठीक है. द एनिमल वेस्ट एंड द वाटर. सर सिर्फ एनिमल वेस्ट एंड वाटर नहीं, कभी कभी प्लांट वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील ऑफ्स. ठीक है. क्रॉप को जब हार्वेस्ट करते हैं तो जो बच जाता है ना पोर्शन, द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, दोज ऑल थिंग्स आर मिक्स्ड विद वाटर एंड a slurry is made. So basically slurry is a mixture, semi liquid mixture, जो हम फीड करते हैं किस में? ऑर्गेनिक वेस्ट का. हाँ, इस डाइजेस्टर में फीड करते हैं. क्योंकि जब ये डाइजेस्टर में पूरा फीड जाता है, ये यहाँ पे दीवार है एक, ठीक है, ताकि उसकी गैस यहाँ से एस्केप ना कर पाए. यहाँ भी कैसे लॉक चेम्बर. स्लरी में सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है ना? एग्जैक्टली, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं. गलती से भी कोई नहीं कहेगा सर इसमें प्लास्टिक, ग्लास ये सब भी डालते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विद वाटर. फिर इसको जब पिट में फीड करते हैं ना यहाँ पे, तो सर्टेन हाइट तक ये पूरा वेस्ट डिकम्पोज होता रहता है. सर इसको डिकम्पोज करता कौन है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक या एनॉर्बिक? एनॉर्बिक. एनॉर्बिक. ये सारी पॉइंट्स याद रखने की बात है. एनॉर्बिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, बस. और इन रिटर्न वो क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन.
इन रिटर्न वो क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन। सर Methane. सिर्फ मीथेन नहीं, मीथेन तो गैस है, लाइटर सब्सटेंस जो ऊपर यहाँ कलेक्ट हो जाती है, बट नीचे जो रह जाता है ना गाइस, ठीक है, यहाँ पे, नाउ दिस इज वेरी एंड वेरी रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सर क्यों? वही बेसिक चीज है गाइस, इसको समझना है। ऑर्गेनिक चीज जब आप इसमें डालते हो, हमें सबको पता ऑर्गेनिक चीजें बनी हैं सिंपली ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये मेजर तीन तो और भी तो एलिमेंट। गैस होती है मीथेन के अलावा। मीथेन के अलावा और कौन सी गैस होती है? मेजर तो मीथेन होती है, 75% अप टू 75% मीथेन होती है इसमें। तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसको और बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ वो ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा एस। H2S, और हाइड्रोजन गैस भी है। यस सर। वह हाइड्रोजन गैस तो काफी प्योर, आई मीन प्योर कह रहा हूँ, काफी कंबस्टेबल गैस है, बट मेजर याद रखना, मेजर गैस होती है बायोगैस अप टू 75%। बट व्हाट आई वाज सेइंग हियर इज, ठीक है, यहाँ जैसे सल्फर आपको दिखा, सल्फर, और मैंने कहा जो बीच लास्ट में बच जाता है, जिसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, यहाँ पे जब आउटपुट एक्सेसिव, जैसे बेसिकली मैं शुरू से यहाँ शुरू करता हूँ, स्लरी से हम वेस्ट पुट करना शुरू करते हैं। स्लरी याद रखना, पानी के साथ उसको मिक्सचर बनाते हैं, किन चीज़ों का? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज गोबर, वेजिटेबल पील ऑफ्स, क्रॉप वेस्ट, crop leftovers, and so and so. When this is fed to the digester, now this entire part here, और इसके अंदर जो भी स्पेस है, इसको डाइजेस्टर कहते हैं। यहीं पे एनॉर्बिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक चीज़ों को, और मिथेन गैस, जिसको बायोगैस भी कहते हैं बेसिकली, साथ साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस होता है। और ये हाई प्रेशराइज्ड गैस फिर घर घर में एज अ रेसिडेंशियल फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जब एनॉर्बिक बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देता है, तो जो पोर्शन बच जाता है, जो चीज बच जाती है, दैट इज यूज्ड एज fertilizer, and that fertilizer is very much rich in nitrogen and phosphorus. फॉस्फोर। याद करो, नाइट्रोजन और फास्फोरस आया कहाँ से? लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है तो नाइट्रोजनस बेस तो होगा ही होगा उसके सेल, डीएनए में है। एग्जैक्टली डीएनए में, और फास्फोरस भी होगा, ठीक है। सो इफ सिंपल सब्सटेंसेस बच जाते हैं, तो कितनी कमाल की चीज है कि एनॉर्बिक बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ के रख देता है, किसमें? एक तो मीथेन जो कि गैस है, लाइटर सब्सटेंस ऊपर कलेक्ट हो जाती है, और ये फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और हाँ ये सल्फर थोड़ा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बना देती है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। और सर ऑक्सीजन कहाँ गया सर? एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है, एक मिनट, ये जो ऑक्सीजन, कोई सोच पा रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ गया? एनीवन? अगर ऑक्सीजन है तो एनारोबिक बैक्टीरिया कैसे डिकम्पोज कर पाते हैं? एनॉर्बिक बैक्टीरिया यहाँ नीचे एकदम हाई प्रेशराइज्ड बेसिकली स्पेस में अपना असर दिखाता है। देखो ऑक्सीजन काफी लाइट गैस है, ठीक है, मीथेन से भी काफी लाइट है, ठीक है, हाइड्रोजन जितनी लाइट नहीं है, बट द पॉइंट इज, ये जो ट्रैप्स देख रहे हो, ये वाले पोर्शन, यहाँ से ऑक्सीजन एस्केप कर जाता है काइंड ऑफ, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट पोर्शन है ना, ये वाला, आई मीन ये तो चलो बाद वाली बात है, ये जो इंटरमीडिएट पोर्शन है, यहाँ से ऑक्सीजन एस्केप कर जाता है, तो अब मेन डिकम्पोजिशन यहाँ तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो अपना एनॉर्बिक बैक्टीरिया है वो अपना एक्शन यहाँ डाइजेस्टर यहाँ पे दिखाता है, इस जगह में। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन फॉरबिडन मटेरियल है। ऑक्सीजन फॉरबिडन मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से एस्केप हो जाता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर ब्रोकन एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, सर ठीक है। से एक दिक्कत है, बोलो। सब पावर कट हो गया था मेरा। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेन मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको रेसिडेंशियल फ्यूल की तरह यूज करते हैं अप टू 75%, एंड डाइजेस्टर में जो चीजें बच जाती हैं आफ्टर एनॉर्बिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस एवरीथिंग, जो चीजें बच जाती हैं वो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर।
ठीक है। और ये जो पिट है ये वाला, इसको आउटलेट कहते हैं। यहाँ Okay, पे sir. थोड़ा एक्सेसिव फ्लो अगर होता है, एक्सेसिव फ्लो, तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। Okay, sir. लेकिन ये जो डाइजेस्टर है, इससे पीरियोडिकली टाइम टू टाइम हम चीजें रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। इससे Okay. 2 फायदे हुए, एक्चुअली 3 फायदे। पहला, एनवायरनमेंट क्लीन रहा, जो भी Yes, sir. ऑर्गेनिक वेस्ट था वो बायोगैस गैस प्लांट में यूज हो गया, एनवायरनमेंट क्लीन। दूसरा, मीथेन प्रोड्यूस हुआ जो रेसिडेंशियल फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा, जो वेस्ट भी बच गया ना, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, So manure की तरह. मैन्योर की तरह, एग्जैक्टली। Sir, और सर सल्फर क्या करते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स लिख रहा था जो लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं, मेजर, नाइट्रोजन फास्फोरस भी। तो कैसे ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कंपाउंड्स आपस में बनाती हैं जो हमें आउटपुट मिलता है, बेसिकली मैं वो यहाँ पे लिख रहा था। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है बायोगैस के साथ, और फर्टिलाइजर जो निकलता है दैट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो मैं आप क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। जिससे पूछूँ अपना कैमरा ऑन करेगा, ठीक है। लेट्स सी आपने रीड किया है कि नहीं। शुरू करते हैं पहले। चलो आपसे करते हैं, आयुष तिवारी। पता ना क्या रीड करना था? सर न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट, और न्यूक्लियर बायोगैस, एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स। तो बताओ, क्या मैं इधर देखो कैमरे की तरफ, हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ बायोगैस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? यस सर, रिन्यूएबल है रिन्यूएबल है, अच्छा। जस्टिफाई करो जरा। सर, क्योंकि उसे फॉर्म होने में बहुत साल नहीं लगते, वो जल्दी से फॉर्म हो जाती है। ये रीजन दे। सोर्स पे फोकस करो। सोर्स क्या है जिसके चलते बायोगैस बन रही है? तो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो क्या वो रिन्यूएबल है? अपने आप रिन्यू होता है क्या? नेचर सर। उसको रिन्यू करता है क्या? सर पता नहीं। अरे सोचो। अरे कैमरा ऑन करो। कहाँ गए? डिस्कनेक्ट हो गया क्या ये? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। सानवी आप बताओ, कैमरा ऑन करो। रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? क्वेश्चन क्या था? बायोगैस रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? बायोगैस रिन्यूएबल है जस्टिफाई। सर, वो क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनती है। अच्छा, हाँ तो सर, मतलब वो आई डोंट थिंक ये रीजन है। देवांशी आप बता सकते हो? सब बायोगैस पूछ रहे हो कि बायोमास? बायोगैस। ओके। देवांशी, बायोगैस रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? जस्टिफाई करो, सोचो। रिन्यूएबल मतलब जो खुद से रिन्यू हो, नेचर उसको रिन्यू करता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है? नेचर में वो प्रोड्यूस होते रहती है खुद बायोगैस? खुद होती है, रिन्यूएबल है। हाँ सर रिन्यूएबल है। अच्छा, खुद होती है। तो ये फिर इतना बड़ा सिस्टम क्यों बनाना पड़ा देवांशी? ये इतना बड़ा डाइजेस्टर, इतना बड़ा प्लांट, ये तो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है ना? तो नेचर में खुद से कहाँ प्रोड्यूस होती है बायोगैस? क्या लगता है? चलो कोई नहीं, इसका आंसर बताओ। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी तुमने? न्यूक्लियर एनर्जी जो प्लांट्स हैं वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है देवांशी? न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ, फिजन या फ्यूजन?
फिजन, गुड, करेक्ट, ठीक है। तुम आर्यन कैमरा ऑन सर करो। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है हाँ विनीत, सर, फिजन में ज्यादा एनर्जी लगती है कि फ्यूजन में? आई मीन तुम रिलीज होती है फ्यूजन में। फ्यूजन में। सर आर्यन, मुझे भी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो सानवी। सर आपने अभी बोला था कि H2O बहुत लाइट गैस है या O2 बहुत लाइट गैस है, तो वो कौन से क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है? मास, एटॉमिक मास। ओके। हाइड्रोजन 1 पे आता है ना, नंबर 1। हाँ। ऑक्सीजन 8 पे आता है, ठीक अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए। आर्यन, आर्यन, मिस्टर आर्यन, अरे भाई सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, कैमरा ऑन करो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें मैंने देखा नहीं। Aryan is one of the smartest guy I have ever seen. I mean, काफी गुड लुक्स हैं लड़के के। अब तो ऑन कर दो कैमरा। अब सर इतनी भी तारीफ मत करो। अरे भाई है तो है। कैमरा ऑन करो, मुझे क्वेश्चन पूछना है तुमसे। किसमें, फोन में अटेंड करो या लैपटॉप में क्लास? फोन या कैमरा, आई मीन फोन या लैपटॉप? सर फोन पे हूँ। तो ऑन करो ना भाई कैमरा, करता हूँ सर। जल्दी जल्दी। सनी तब तक तुम भी कर लो, तुमसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ भाई, है सर। क्या बात है, मस्त हेयर स्टाइल तुमने करवाई हुई है। इट्स हाँ गुड। सर यही बेस्ट होता है। तो अब तुम दोनों से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सनी और आर्यन से। पहला क्वेश्चन आर्यन से, तुम्हें क्या लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन सेफ है? आर्यन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना सेफ है क्या? हाँ सर सेफ ही है। अच्छा, कितना सेफ है? आई मीन जस्टिफाई कर सकते हो? विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना, विंड से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या हाँ वाटर से सर। जो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, कंपेरेटिवली उनसे भी सेफ है या अनसेफ है? नहीं सर उनसे सेफ नहीं है। तो मैं ऐसा, बताऊं? हाँ बोलो सनी। सर सेफ नहीं है तो ऐसा क्या अनसेफ क्राइटेरिया है न्यूक्लियर के केस में? सर। सर एक्सप्लोजन हो रेडिएशन होते सकता हैं। है। हाँ एक मिनट, रेडिएशन, हाँ एक मिनट सनी, क्या बोल रहे हो? सर एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन ड्यू टू, सर सही जा रहे हो, एक्सप्लोजन हो सकता है। रेडिएशन। एक तो आर्यन ने सही पॉइंट कहा, रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन मतलब द एनवायरनमेंट में फेस न्यूक्लियर रेडिएशन, और जहां एक बार न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोजर हो गया तो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑफ कोर्स। एक्सप्लोजन जो तुमने पॉइंट उठाया ये भी सही है, कैसे हो सकता है एक्सप्लोजन, बताओ। रेडिएशन की वजह से होगा। नहीं नहीं, रेडिएशन की और वजह से नहीं। आर्यन तुम सोच पा रहे हो एक्सप्लोजन क्यों होगा? सर एक्सपेंसिव नहीं। एक हमने चीज पढ़ी थी, चेन रिएक्शन, मैं हिंट दे रहा हूँ, सोचो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा तो एक्सप्लोजन होगी, या अनकंट्रोल्ड होगी चेन रिएक्शन तो एक्सप्लोजन होगी? चेन रिएक्शन अगर होना शुरू हो गया उसमें, और उस चेन रिएक्शन को अगर हमने कंट्रोल कर सर लिया, अनकंट्रोल्ड होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड होगी। गुड, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, चलो ठीक है, ऑफ कर लो कैमरा। याद रखना थैंक यू गाइस, सर। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन इज कंट्रोल्ड। फर्स्ट ऑफ सर ऑल दिस इसका इज, वेस्ट डंप करना मुश्किल होता है। हाँ ये दूसरा रीजन ऑफ कोर्स। और तुम बीच में क्या पावर कट हो गई थी आयुष? यस सर, बार बार पता नहीं क्यों आ जा रही है। वो होता है फ्लक्चुएशंस। एनीवेज, मैं कह रहा था न्यूक्लियर फिजन इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स। और मैं ये कह रहा था न्यूक्लियर फिजन में दो चीजों का एक बेसिक खतरा होता है, रेडिएशन एंड explosion. If explosion, if the chain reaction is not controlled. exactly, अनकंट्रोल्ड। if chain reaction is uncontrolled. Yes, Ayana, chain reaction is uncontrolled. Okay, चलो तुम ही से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आदित्य, आर्यन और विनीत, तुम दोनों कैमरा ऑन करो। जल्दी जल्दी। कमिंग बैक टू माय सेम क्वेश्चन, बताओ बायोगैस रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है?
विनीत ऑन करो। आर्यन, आदित्य बोलो। सर रिन्यूएबल है आ जस्टिफाई। रहा है सर, क्योंकि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते, फर्स्ट उसके लिए हमें वो एयर ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें उसको अच्छा। बनाने के लिए। वो सेकंड की उसके लिए अच्छा जो हमें चीजें चाहिए होती है वो एक मिनट अवेलेबल है, क्योंकि मैं high stocks आती है। आंसर तो तुम ही से मैं कहलवाऊंगा। पहले विनीत हेल्प करो, रिन्यूएबल एनर्जी को डिफाइन करो। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, क्या बोलोगे? सर रिन्यूएबल एनर्जी आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिकवर्ड हो जाती है। गुड, रिन्यू हो जाती है और नॉन रिन्यूएबल सर शॉर्ट पीरियड में नहीं होती है। हाँ, और एक डिफरेंस बताओ जरा। सर रिन्यूएबल एनर्जी आपकी the amount of renewable energy present in our environment is more than the non-renewable energy. Is way more actually, way Yes, sir, quite more. ठीक है, like the दो हो sea गए। energy, solar energy. करेक्ट। और एक बताओ रीजन। अभी सर वो और एक पॉइंट पे नहीं आया तुम लोग, मेजर डिफरेंस। सर जो सर रिन्यूएबल एनर्जी आपकी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है। नहीं वो तो तुम सिनोनिम नेम बता रहे हो उसका, और एक नाम। और एक मेन डिफरेंस रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बीच में, सोचो। आदित्य तुम सोच पा रहे हो? एक तो रिन्यूड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया, दूसरा हो गया सर एक में हमें एक एब्सेंस ऑफ एयर में हो जाता है कि हमें एयर चाहिए होता है। नहीं, ये तो दिस इज नॉट रेलेवेंट गाइस। पोल्यूशन यार, कौन सी ज्यादा पोल्यूट करेगी? सर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने लिखा तो है। ठीक है, अच्छा मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ठीक है, अगर तुमने वो कहा पोल्यूशन को लेकर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और Okay. सर सर रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी अगर हम यूज करते हैं सारे आपके कंप्लीटली यूज हो जाते हैं। वही तो पोल्यूशन फ्री, रेसिड्यू एग्जैक्टली पोल्यूशन फ्री होते हैं कौन? रिन्यूएबल सोर्सेस। सोर्सेस। ठीक है, अब बताओ आदित्य, बायोगैस रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। सर रिन्यूएबल है। श्योर? यस सर। गुड। याद रखना गाइस, बायोगैस इज रिन्यूएबल क्योंकि उसका सोर्स क्या है? मेन एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, जो कि नेचर में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं उसके लिए वो डाइजेस्टर, वो जो मैन मेड स्ट्रक्चर है, ठीक है देवांशी, जरूरी नहीं वो प्रेजेंट हो। ग्राउंड में मान लो किसी काऊ ने गोबर कर दिया, तो क्या वहां पे बायोगैस नहीं प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल होगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी बायोगैस प्रोड्यूस होके एनवायरनमेंट में रिलीज होते रहेगी। डाइजेस्टर बस एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम प्रोसेस फास्ट हो जाता है। प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जैक्टली, ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत जल्दी वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि ढेर सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, चलो गुड। सर मैं डाउट डाला है सर चैट। अच्छा, डाउट सर, गोबर को भी बायोगैस में डालते हैं? हाँ, बायोगैस प्लांट में एग्जैक्टली एनिमल वेस्ट, जिसको हाँ गोबर विद वाटर, जिसको काउ डंग कहते हैं। गुड। चलो आप प्राची और मानशवी, आप लोग कैमरा ऑन करो और आप लोग बताओ। सर तो शॉर्ट में आंसर क्या होगा? बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी as the source from which it is extracted are naturally available. Okay sir. Such as cow dungs and plant waste. Plant waste में वही हो गया, एक सूखी घास या एक सूखा पेड़ या सूखा पत्ता भी ना अपने आप में एक प्लांट वेस्ट है ना? तो ठीक है, प्राची और मानशवी जल्दी जल्दी। प्राची और मानशवी, turn up the camera and be ready for the question. और मानशवी आप भी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन चलो आपसे मानशवी। तुम्हें लगता है कि विंड एनर्जी से जो मैं एक टर्म लिख देता हूँ, एनर्जी पर एरिया, एनर्जी पर एरिया में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम विंड एनर्जी में को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूज कर रहे हैं, और हाइड्रो कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ कहता हूँ विंड मिल एनर्जी, और दूसरा हाँ सोलर। कम एरिया में ज्यादा एनर्जी किस में प्रोड्यूस कर सकते हैं मानशवी? जब विंड को सोर्स बनाएंगे या सोलर को? सर सोलर। पक्का?
ओके, तुम क्या कहती हो प्राची? कम एरिया में कौन से सोर्स से हम ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूजिंग विंड या यूजिंग सोलर? सर सोलर। सोलर, अच्छा। आप जस्टिफाई कर सकते हो क्यों मानशवी? विंड, अच्छा तुमने भी सोलर का है ना मानशवी? यस। जस्टिफाई कर सकते हो क्यों सोलर? हाँ आयुष, हाँ तुमसे भी पूछेंगे फिर। आयुष वैसे तुमने सही कहा। जस्टिफाई नहीं, तुम कर सकती हो प्राची? क्यों सोलर? सर नहीं, क्योंकि सोलर हाँ बोलो। एनर्जी ज्यादा ही वही, इफेक्टिव होती है इसलिए। इफेक्टिव नहीं, मैं कह रहा हूँ कम एरिया यूज करते हैं। जैसे मान लो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया किसी ने यूज किया, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में मान लो किसी ने सोलर सेल लगा दिए, और उसी 1 मीटर स्क्वायर में किसी ने एक छोटा सा विंड, वो क्या कहते हैं ना, स्ट्रक्चर एक होता है ना विंड मिल वाला, ठीक है? तो एनर्जी पर यूनिट एरिया कौन ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है, सोलर या विंड? आपने कहा सोलर, तो अब मैं रीजन पूछ रहा हूँ क्यों सोलर? अच्छा चलो कोई नहीं, आप बताओ। सर मैं बताऊं? एक मिनट, अयाना, अयाना और आद्या, आप लोग कैमरा ऑन करो। आद्या तुम भी, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। हाँ आयुष, दैट्स करेक्ट। अयाना एंड Yes, आद्या, आद्या कहाँ है? हाँ तुम क्या रीजन दोगी बताओ, सोलर या विंड? so एनर्जी पर यूनिट एरिया कौन ज्यादा प्रोड्यूस the कर रहा है? wind होगा because उसमें एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए मतलब वो नहीं लग रहे ना ज्यादा स्टेप्स। ज्यादा स्टेप्स, ओके। सोलर में कैसे ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं? नहीं, इसमें देखो दोनों में ज्यादा स्टेप्स नहीं लग रहे, मैं हिंट देता हूँ। सेम है दोनों में। डायरेक्टली सोलर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ भी डायरेक्टली विंड रोटेट कर रही है, और अपॉन रोटेशन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो सेम होंगे। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, एफिशिएंसी सोचो, कौन ज्यादा एफिशिएंट है? सन। नहीं सन नहीं, सोलर के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की गई या विंड के द्वारा? तो विंड। चलो ऐसे सोचो, सर विंड होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट याद है मैंने बताया था? यस सर। टेक्नोलॉजिकली कौन सी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, सोलर Solar. एनर्जी या विंड एनर्जी? तो सोलर। टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सोलर। एंड हुई है। विंड हुई है, जब ठीक। विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी सिर्फ 30% है क्योंकि। हाँ एग्जैक्टली, याद रखना, द आंसर एक्चुअली यस इट इज विंड एनर्जी, वो ज्यादा एफिशिएंट है सन तो सोलर सही के तो था ना आंसर। हाँ हाँ सही था, अब सही है। आद्या तुम कहाँ हो? और तुम्ही से चलो दूसरा क्वेश्चन आया ना, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉसिल फ्यूल में तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस? कोल। कोल मैं तो जस्टिफाई कर सही सही बोला तुमने, कोल जस्टिफाई कर सकती हो, सही है जस्टिफाई। बिकॉज़ उसको बर्न करने में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो। गुड, हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, सही है, इट्स करेक्ट। हाँ विनीत, तुम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बोलने वाले थे? नो सर, मैं जस्टिफाई करने वाला था। हाँ पेट्रोलियम एक्चुअली एक डीमेरिट भी है कोल का, रेसिड्यू, सबको पता रेसिड्यू। है, ठीक है। सर नेचुरल गैस में सारे कोई रेसिड्यू नहीं होते हैं हाँ, नेचुरल और गैस में। पेट्रोलियम में थोड़ा सा रेसिड्यू है, वो स्मोक के फॉर्म में, जिसको Yes. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। एक मिनट सानवी, तुम फिर से, अगर सर हम हाँ बोलो। सिर्फ एफिशिएंटी को छोड़ के मतलब सारे बेसिक फैक्टर्स को अगर लेके चले तो नेचुरल गैस ज्यादा बेटर है कोल और पेट्रोलियम। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो
कोई रेसिड्यू लीव नहीं करती है। नेचुरल गैस होगा अगर ना सब तो क्वेश्चन आ गया स्कूल में तो कोल ज्यादा एफिशिएंट है एक्चुअली। अगर क्वेश्चन है तो याद रखना कोल ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट वो भी बचता है। सर पर But- मीथेन बहुत अच्छा फ्यूल है तब। ऑफ कोर्स उसकी है, हीटिंग क्यों कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? किसकी, कोल की? यस सर। क्योंकि एक तो देखो वो सॉलिड नेचुरल कह रहा हूँ, सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। लिक्विड Yes. गैस तो समझ ही रहे हो, पेट्रोलियम लिक्विड है, कोल सॉलिड है और नेचुरल गैस गैस है of यस course। यस। तो जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल है ना अपना कोल, उसकी हीट कैपेसिटी इससे ज्यादा होती है क्योंकि बहुत ढेर सारा कार्बन उसमें पैक्ड है कोल में, बहुत ढेर सारा, छोटे से वॉल्यूम में बहुत, उसकी डेंसिटी बेसिकली ऐसे समझ लो ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा कार्बन बहुत छोटे से स्पेस में पैक्ड है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एनर्जी आउटपुट देगा। ठीक है, हाँ सर अगर हाँ बोलो। सर अगर ऑर्डर वाइज रखने को बोला कि हम्म। कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, तो कैसे आएगा? सबसे ज्यादा कोल, वो तो फिर पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस। पता किस पे बेस्ड है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। Yes. ठीक है, हाँ सानवी। और सर अगर हाँ। स्कूल में क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सबसे ज्यादा बेटर है एज अ फ्यूल, कुछ ऑप्शंस हैं? सो यही तीनों में से? ऑफ कोर्स नेचुरल गैस Okay, आइडल sir. फ्यूल है। तब Okay. फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक, हाँ तुम्हें इसी से याद है सानवी, तुम मुझे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जल्दी, आइडल फ्यूल के, जल्दी जल्दी सानवी, आइडल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। मैं low काउंट कर रहा हूँ। high calorific value, 1 doesn't leave residue, 2 or doesn't produce smoke. चलो ठीक है, वो रेसिड्यू में आ जाएगा, Right, स्मोक sir. भी एक रेसिड्यू है। 2 हुए हैं अभी तक। More energy. कैलोरीफिक वैल्यू वही तो है। Yeah. 2 हुए हैं अभी तक। हाईली एफिशिएंट। अरे उसको कहने दो। आगे को मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लिखे हुए हैं। हाँ गुड प्राची, आयुष ठीक है, एक चलो और ठीक। याद आया। हाँ बोलो बोलो। Economical. चीप कहो ना, हाँ तो ठीक है ना सर, वर्ड तो सेम ही है ना। एक, या फिर ऐसे कह लो इजीली अवेलेबल। हाँ ठीक है। ठीक है चलो, नेक्स्ट मुझे ये बताओ, आप बताओगे शौर्य सक्सेना चिराग, आप लोग कैमरा ऑन करो। शौर्य और चिराग यस सर। कैमरा ऑन करो। सर लैपटॉप पे हूँ। तो कैमरा वर्क नहीं करता है? सर नहीं। ये कौन सा लैपटॉप है जिसमें कैमरा वर्क नहीं करता है? सर आजकल के पुराना है, लैपटॉप में तो पापा- वेबकैम ही नहीं आते आजकल के लैपटॉप में। ये किसने कहा तुम्हें? सर अभी क्यों, हर लैपटॉप उठा के देख लो किसमें नहीं आते। अरे भाई सिर्फ अभी Xiaomi का वो होराइजन नोटबुक आया जिसमें अलग से वो बंडल करके दे रहे हैं वेबकैम, बाकी नो सर, सारे स्लिम बनाने के लिए तो ऐसा लोग करते हैं सर। कोई भी किसने कहा तुमसे आयुष? सारे लैपटॉप्स नोटबुक्स सब में आता है वेबकैम इनबिल्ट। यस सर। ऐसा वो चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट वही है ना Xiaomi, Sir? जिसने अभी नोटबुक लॉन्च किया है, वो अलग से वेबकैम बंडल करके दे रहा है। खैर Sir, होराइजन question में होराइजन में अलग से दे रहे हैं वेबकैम, तो डब्बे में ही आता है वो। डब्बे में आता है लेकिन मतलब लैपटॉप का सर पार्ट नहीं है अटैच मेरा। करने के लिए देते हैं। हाँ लैपटॉप का पार्ट नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था। यस सर। एनीवेज सर मेरे को एक क्वेश्चन भी था आपसे। हाँ बोलो चिराग। सर मैं ये पूछना था कि बायोकेमिकल और बायोमास अलग होता है कुछ? बायोमास जो होता है ना, वो मास है, मास मतलब वो सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकल या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से इकट्ठा किया गया है, प्लांट और एनिमल वेस्ट मेजरली, जो फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और बायो दूसरा क्या वर्ड बोला था तुमने? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब वो केमिकल जो लाइफ के प्रोसेसेस को सपोर्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में एक बायोकेमिकल प्रोड्यूस होता है। क्या? ये सर ये ATP। सॉइल से रिलेटेड था बायोकेमिकल की। बोलो बायोकेमिकल बोलो। सॉइल मतलब हार्मफुल है सॉइल के लिए या फिर अच्छा है? तो उसमें क्या होगा, हार्मफुल है या फिर अच्छा? बायोकेमिकल तुमने कहा, वो हाँ ऑफ कोर्स सर। अच्छा होगा सॉइल के लिए। तो कैसे? बायोकेमिकल क्या है ना, वो रूट्स या फिर जो कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना सॉइल में,
ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनके बायोलॉजी में उसको हेल्प करेंगे, बेसिकली उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चलेंगे उसमें उनको हेल्प करेंगे वो बायोकेमिकल्स। हाँ, लेकिन अगर एक्सेस बायोकेमिकल्स सॉइल्स में अगर चले गए तो किसी भी चीज की एक्सेस नुकसान है, पहुंचाएगी। और ये बायोकेमिकल्स नेचर में खुद रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है। और सर बायोमास फिर से एक बार क्या हुआ, मतलब इससे डिफरेंट क्या हुआ बायोकेमिकल से? बायोमास, मास मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। वो चीज, वो सब्सटेंस कैसे? बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि गोबर गैस और जिसका मेन कंपोनेंट मीथेन है, और लास्ट में क्या बच जाता है? फर्टिलाइजर, जिसको मैन्योर की तरह यूज करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक है। श्योर? हाँ श्योर। तुम एकदम चुप हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। श्योर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ विनीत। सर ओशन थर्मल एनर्जी ज्यादा बेटर है या फिर ओशन टाइडल एनर्जी? ओशन थर्मल या ओशन टाइडल, ये कंपैरेटिव है, कोई बेटर एज सच। ठीक है, बोल सकते हो, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आप कहाँ उसको सेटअप करते हो। चलो ठीक है, उस पे आते हैं। आई थिंक लास्ट में आपसे और आद्या तुमने कुछ बोला ही नहीं, रिप्लाई नहीं किया। ये भी कुछ नहीं कह रहा शौर्य। आप बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है। अंशुमन और अर्नव, अंशुमन एंड अर्नव, अंशुमन एंड अर्नव, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। अंशुमन आप बताओ। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो अर्नव। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म जियोथर्मल एनर्जी? अंशुमन, वर्ड को तोड़ो। जियोथर्मल एनर्जी। कहो। अर्थ की कैसी एनर्जी? विंड, वाटर, क्या? थर्मल मतलब बोलो बोलो। हीट, सही है। थर्मल मतलब हीट एनर्जी। अच्छा, अर्थ के अंदर जितना जाओगे टुवर्ड्स द सेंटर, उतनी ज्यादा हीट इंक्रीज होते जाती है, होते जाएगी। क्यों? इसका रीजन क्या है अंशुमन? अर्थ के जितना सेंटर की तरफ जाओगे क्यों हीट उतनी? सर मैं बताऊं? एक मिनट उसको बताने दो। अर्थ के सेंटर के रीजन पता है? अच्छा कोई बात नहीं। अर्नव तुम्हें पता है? अर्थ क्रस्ट नहीं, समीक्षा। अर्नव तुम्हें पता है? तुमने कैमरा ही ऑन नहीं किया अर्नव। हाँ तो बोलो भाई, अनम्यूट करो एंड से। अरे कोई नहीं समीक्षा, यू डोंट हैव टू से सॉरी, इट्स ओके, इट्स फाइन। गलती करते हैं तभी सीखते हैं। चैट में लिख रहा हूँ। अच्छा तब तक आप बताओ समीक्षा, आप इसका रीजन बताओ। अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो एंड टेल मी व्हाट इज द रीजन कि आप अर्थ के सेंटर की तरफ जितना जाओगे उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सर क्योंकि अर्थ के मिडल में मतलब हीट होती है, इसलिए। किस फॉर्म में? आई मीन गैसियस फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है? सर गैसियस फॉर्म में होती है। नहीं, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड होती है। मोल्टन आयरन। एग्जैक्टली, उसको कहते हैं मोल्टन। ठीक है, मोल्टन फॉर्म कोर क्या होता है ना? हाँ, जो कोर होती है वो मोल्टन फॉर्म होती है। मोल्टन मतलब लिक्विड मेटल्स। मोल्टन होती है सर, मैग्मा सर। लिक्विड मेटल से बनी है, बहुत सारे मेटल्स पिघले हुए हैं। ठीक है, ओके। लेकिन जियोथर्मल में एक चीज है, आपने हॉट स्प्रिंग सुने होंगे सबने? यस सर। पानी निकलता है तो उस पे गर्म। पानी नहीं, एक्चुअली पानी कांटेक्ट में आ जाता है किसके? with the heat. अच्छा। The heat which is coming out from the core towards the surface, जिसको तुम समीक्षा कह रही थी क्रस्ट। तो याद रखना, आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट,
जिसपे आप लोग खड़े रहते हो, तो क्रस्ट में कुछ कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों? Yes, क्योंकि sir. ये हीट एस्केप करना चाहती है। Yes, sir. ठीक है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर के चलते। तो जैसे ही वो हीट किसके वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स क्रिएट हो गए। ठीक है, और सर अगर वो अचानक से निकलती है तो गीजर कहते हैं। एग्जैक्टली और सिर्फ अगर वो गैस के फॉर्म में निकले तो उसको गीजर कहते हैं। सिर्फ तो गैस उसकी या फिर टेम्परेचर कितनी होती होगी? बहुत हाई प्रेशर स्टीम, इट्स लाइक 150-200 डिग्री सेल्सियस ऐसा। सर हॉट लोग स्प्रिंग नहाते क्यों है सर? नहीं नहाते तो स्प्रिंग वाटर में है। स्प्रिंग कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, हॉट वाटर। अरे नहीं, क्या नाम है उसका? स्टीम नहीं, स्टीम में नहाओगे तो चमड़ी Hot जल spring. जाएगी। हॉट सर स्प्रिंग, इंडिया एग्जैक्टली। में है हॉट स्प्रिंग? हाँ बहुत जगह है, हम लोग साल में 2 बार गए थे। आई मीन इट्स अ वेरी गुड प्लेस, गंगनामा। कहाँ पे है सर? उत्तराखंड, उत्तरकाशी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग। आई मीन द टेम्परेचर वाज 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पानी का, और बाहर टेम्परेचर था, आई थिंक हम लोग फेब में गए थे तो 4 डिग्री to 2 डिग्री ऐसा था टेम्परेचर। मतलब सब बीच में अटके हुए थे, अंदर एकदम गर्म, बाहर एकदम ठंडी। ओके समीक्षा, नहीं एक्चुअली द पॉइंट वाज बाहर इतना कम टेम्परेचर था और तुम अंदर डुबकी तो मार नहीं सकते हो, क्योंकि डुबकी Yes, मारोगे sir. पता क्या होगा, तुम्हारी स्किन रेड हो जाएगी पूरी, बियर नहीं कर पाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस समझ रहे हो, 4 डिग्री से Yes, तुम sir. बहुत 45 ज्यादा हो डिग्री, जाएगा। कितना है टेम्परेचर डिफरेंस बताओ? 41 डिग्री। 41। तो न्यूटन का सिंपल लॉ है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, और जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा उतना या तो तुम्हें ठंड लगेगी या तो उतनी गर्मी लगेगी, डिपेंड करता है हीट तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रही है, तुम्हारी बॉडी में आ रही है। एनीवेज द पॉइंट इज, हॉट स्प्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हॉट स्प्रिंग के हीट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। चलो अपने पहले हम लोग इस हेडिंग, प्रेशर से ये लोग टरबाइन भी घुमाते हैं। टरबाइन, हाँ टरबाइन भी चलाते हैं, उस स्टीम के बहुत कम प्रेशर से एनर्जी अधिकतर। प्रोड्यूस होती होगी। बहुत कम, हाँ ये उतनी एफिशिएंट नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे नेचुरल गीजर्स हैं, ठीक Yes, है, sir. वहाँ पे काफी कामयाब है टेक्नोलॉजी, वो काफी एफिशिएंट है। अच्छा, गंगनामा, उत्तर काशी एक जगह है समीक्षा, उत्तर काशी में ना आती जगह है गंगनामा। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। बेसिकली अगर कोई गया पहाड़ों में तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ सेब के पेड़ होते हैं। Yes, अगर sir. आप अगस्त और यस सर। सितंबर के महीने में जाओगे, आई मीन ऑर्चिड्स होते हैं, आई मीन इट्स ऑसम, तुम बस हाथ बढ़ाओ और सेब खाओ। आई मीन बट अगेन कोई देखे ना तुम्हें, वरना भगा देंगे। चलो हेडिंग दो गाइस, हेडिंग दो आप लोग। सोलर एनर्जी, जल्दी कुछ बुलेटिन पॉइंट्स लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सोलर एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल याद रखो, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विच अदर फॉर्म? Electrical. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ टेक्स्ट बुक्स में, हाँ कुछ टेक्स्ट हीट बुक्स में एनर्जी टू हीट इलेक्ट्रिकल। हीट नहीं, सोलर एनर्जी। याद रखना, सोलर एनर्जी एक तरह की रेडिएशन एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? Radiating. तो यूवी रेस। यूवी, यार बहुत सारी यूवी ना फिल्टर हो जाती है ओजोन लेवल पे। मैं उस रेडिएशन की बात कर रहा हूँ जो कि इंफ्रारेड है नेचर में, इंफ्रारेड और विजिबल। ठीक है, रेडिएशन समझते हो तुम लोग? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? यस सर। रेडिएशन मतलब एक सर्टन काइंड ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर में चेंज लेकर आ जाए। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो याद रखना, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, व्हाट इज यूज्ड इन सोलर एनर्जी? सोलर सेल्स। सोलर सेल्स। ठीक है, और सोलर सेल्स की एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा 30%। 25%, ये नंबर ज्यादा बेटर है। एफिशिएंसी इतनी उतनी अच्छी नहीं होती है सोलर सेल्स की एफिशिएंसी। ठीक है, विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा होती है, 80% टाइप से जाती है एफिशिएंसी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, और एक बात, इसकी और एक डिसएडवांटेज है, बोलो क्या? रेनी डेज या क्लाउडी डेज, क्लाउडी डेज में नहीं ठीक है, करेगा। उसमें उतने नाइट एफिशिएंटली में काम, भी। या नाइट में तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, डिपेंड्स ऑन, लिखो सब लोग, अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient, availability of sufficient
सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट सनलाइट भी ज्यादा होनी चाहिए हाँ तभी एग्जैक्टली, सफिशिएंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब मैं बताता हूँ अभी, इंटेंसिटी ऑफ सोलर या सनलाइट लिख लो सीधा। सर ये मेजर पॉइंट है। हाँ बोलो सर, इंफ्रारेड रेस के तो सेंसर बनते हैं ना जो रिमोट्स और फोन में यूज होते हैं, सेम रेस को कैप्चर करते हैं वो रेज। हाँ इंफ्रारेड बेसिकली ना हीटिंग कॉज करते हैं, बट इंफ्रारेड जब सोलर सेल पे गिरते हैं तो वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। बट सर जब थोड़ी बहुत तो हीट भी तो प्रोड्यूस होती होगी। हाँ हीट एनर्जी नहीं यूज होती सोलर एनर्जी में। वो बेसिकली वो एक तरह का बॉटल नेक है। बॉटल नेक मतलब ऐसे समझ लो बाई प्रोडक्ट, पोटेंशियल यूज नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। हीट एनर्जी का कोई यूज नहीं है सोलर एनर्जी में। सोलर मतलब रेडिएशन, लाइट बेसिकली। हाँ लाइट, और लाइट बने हैं किस पार्टिकल से? फोटोन से। किससे बने? फोटोन। फोटोन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट उनमें मास होता ही नहीं है, ठीक है। और यही तो हैं वो पार्टिकल्स जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड से भागते हैं। इससे ऊपर कोई स्पीड किसी पार्टिकल की नहीं है। तो ये जो इंटेंस, यही लाइट तो फोटोन से बने ना, ठीक है। अब सुनो, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट का मतलब क्या है, याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब मान लो इतनी बड़ी एक सोलर सेल है, सर कितना एरिया, एक अंदाज बता दो। मान लो 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। मान लो 12 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 बिलियन फोटॉन्स गिर रहे हैं, 1 बिलियन फोटॉन्स, तो ठीक ठाक इंटेंसिटी है सर। लेकिन मान लो रेनी क्लाउडी डेज में उसी एरिया में 12 मीटर स्क्वायर में मान लो 1 मिलियन फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो ये फोटॉन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्यों? इंटेंसिटी लो है। इंटेंसिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है, समझ गए। एक कैंडल से जितना दूर जाओगे, जलती हुई कैंडल से, इंटेंसिटी कम होगी ना। यस सर। क्योंकि फोटॉन्स रीचिंग योर आई विल लेसन। हाँ उतना पास जितना होगे तो ज्यादा फोटॉन्स तुम्हारी आई रिसीव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, विंड एनर्जी। तो सोलर में बस इतना ही था? इतना ही था, ज्यादा नहीं है सर। और हाँ एक चीज और ये लिख लो, सोलर एनर्जी में ये बहुत एक्सपर्ट है नॉर्वेजियन कंट्रीज। नॉर्वेजियन कंट्रीज पता है? इक्वेटर में पड़ती है। डेनमार्क और नॉर्वे, ये वाले कंट्रीज टाइप के। हाँ क्या बोल रहे हो आदित्य? सोलर में, विंड में, हाँ बोलो आदित्य। सर एक सेंटेंस का मतलब बता दो। एनर्जी रीचिंग द सरफेस इज वेरी मच डिफ्यूज्ड सो डायरेक्ट यूटिलिटी इज लिमिटेड। एनर्जी रीचिंग द surface of earth is very much diffused so direct utility is limited। हाँ देखो, वर्ड डिफ्यूज का मतलब क्या होता है। देखो हमने क्लास 8 में पढ़ा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलो ऐसे याद आएगा आपको, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब रेज आती हैं और सेम डायरेक्शन में, हाँ सेम डायरेक्शन में चली जाती हैं रिफ्लेक्ट होके, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लो एक सैंड वाला सरफेस है, ठीक है, रेज आई और तितर बितर इधर उधर जा रही हैं, सेम डायरेक्शन नहीं उनकी रिफ्लेक्शन की, उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इररेगुलर या डिफ्यूज भी कहते हैं। समझ गए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? यस सर। तो डिफ्यूज्ड का मतलब है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाना, इधर उधर जाना, रैंडम। तो आदित्य का स्टेटमेंट था कि जो एनर्जी सन से आती है वो अर्थ में आने से पहले डिफ्यूज हो जाती है। क्यों? इसका रीजन याद रखना, एटमॉस्फेयर में गाइस बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सर कौन से पार्टिकल्स हैं? ओजोन है, और सर बाकी सारे सर नाइट्रोजन, एग्जैक्टली नाइट्रोजन के वो तो पोल्यूटेंट्स हो गए, सल्फर के कंपाउंड्स हैं, फिर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और बहुत सारे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के साथ जब फोटोन टकराते हैं तो फोटॉन्स, ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपने जैसे वो वर्ड सुना होगा, वो न्यूटन ने नहीं एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाई थी, तो 7 कलर में स्प्लिट हो गई थी लाइट। हाँ उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विबग्योर। नहीं वो तो पैटर्न को विबग्योर कहते हैं, करेक्ट, विबग्योर। लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
डिफ्यूजन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन डिफ्यूजन ऑफ लाइट, क्या एक मिनट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एक्चुअली रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यस, रिफ्रैक्शन इज द मेन रीजन, बट एक्चुअली उसको हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूजन, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है फिर? स्पेक्ट्रम तो कलेक्शन है वो 7 कलर्स का। तो याद रखना, जब एक छोटा सा पार्टिकल मैंने बना दिया, मान लो SO2 का एटमॉस्फेयर में, जब लाइट आएगी ना वो डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूज मतलब उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन रैंडम डायरेक्शन, सो एनर्जी इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। दैट्स व्हाई सोलर सेल की एक बहुत ये भी कमी है कि जब तक आप सोलर सेल के जो फार्म्स होते हैं, फार्म समझते हो ना? यस सर। सोलर एनर्जी फार्म, फार्म मतलब बड़े बड़े एरिया, जैसे खेत होते हैं वैसे सोलर सेल के बड़े बड़े एरियाज होते हैं। तो इसलिए एक मेजर पॉइंट होता है कि सोलर एनर्जी फार्म्स को वहां सेटअप करो जहां बहुत क्लियर स्काई है, जहां पोल्यूशन बहुत कम होती है, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, और प्लस वैसी कंट्रीज जो हिली एरियाज, हाँ वैसी कंट्रीज जो कैसा फ्यूल यूज करती हैं, फॉसिल फ्यूल्स या रिन्यूएबल सोर्सेज, सीएनजी वगैरह। इसीलिए सोलर एनर्जी फार्म से ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, तो ऐसे एनवायरनमेंट में उसको सेटअप करना चाहिए। सर सोलर पैनल्स मिलके पूरा फार्म बनाते हैं, बड़ा सा एरिया, छोटे छोटे ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं, ये देखो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज करते हैं कि वो किस तरफ देखेंगे सन को, ताकि मैक्सिमम, क्योंकि सर सन भी तो रोटेट करता है। हाँ, अर्थ रोटेट करती है, सन ने, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन से एंगल में ज्यादा रिसीव होगी सनलाइट। खैर ये ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, कम ही पॉइंट्स हैं। फिर लिखो विंड एनर्जी। तो सोलर कुकर नहीं पढ़ा? सोलर कुकर में आएंगे, पहले सोलर एनर्जी का ही मैंने बेसिक वो बताया। विंड एनर्जी लिख लो पहले। विंड एनर्जी में आई होप आपको पता है सबसे एफिशिएंट है और काफी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल पोल्यूट करती नहीं है। लेकिन विंड की हम कौन सी कैपेबिलिटी हार्नेस करते हैं विंड एनर्जी में? याद रखना, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि विंड की डेफिनेशन ही क्या होती है अपने आप में? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स, या फिर एयर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ये क्लास 7 में हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी होगी, मूविंग एयर इज विंड, राइट? अरे भाई इस रूम में मान लो मैंने पंखा ऑन नहीं किया है, तो मतलब क्या एयर प्रेजेंट नहीं है? है, बिल्कुल है सर, तभी तो मैं सांस ले रहा हूँ। सर विंड नहीं है, विंड है। अच्छा विंड नहीं है, ऑफ कोर्स एयर है बेसिकली, लेकिन जब मैंने पंखा ऑन किया तो विंड आ गई, विंड आ गई बेसिकली, एग्जैक्टली। तो याद रखना, विंड मूविंग, कोई भी चीज मूव करती है तो उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल किस में कन्वर्ट होती है? सीधा इलेक्ट्रिकल नहीं, पहले बोलोगे रोटेशनल। हाँ वेरी गुड, रोटेशनल से सबसे ज्यादा सेफ वर्ड है मैकेनिकल, ये भी बोल सकते हो। मैकेनिकल वर्ड पता कहाँ से आया तुम लोगों को पता है? मैकेनिकल मतलब मूविंग। एग्जैक्टली, मैकेनिकल वर्ड मतलब कहीं भी कुछ चीज मूव हो रही है, किस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, किसी चीज की मूवमेंट, चाहे वो छोटे से छोटे पार्टिकल भी क्यों ना है, बड़ी से बड़ी कोई मशीन क्यों ना हो, तभी वर्ड मैकेनिकल आ जाता है। इसलिए क्लास 9 में याद करो, तुम लोगों ने पढ़ा साउंड चैप्टर में, क्या पढ़ा था सर? कि साउंड एनर्जी इज मैकेनिकल वेव, पढ़ा था? यस सर। क्यों मैकेनिकल? क्योंकि साउंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको कैसे मूव करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, अपने बाजू वाले को धक्का देते हैं, फिर वो अपने बाजू वाले को धक्का देता है, दैट्स हाउ द साउंड प्रोपागेट्स। मतलब कांटेक्ट में आते हैं, मूवमेंट हो रही है। लेकिन लाइट क्या मैकेनिकल वेव है? लाइट लाइट जो सन से अर्थ में आती है मैकेनिकल नहीं है। नहीं, अब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल में नहीं जाते हैं। लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है? यस सर। तो याद रखना, पहले काइनेटिक टू मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। हाँ, लाइट वैक्यूम, वैक्यूम मतलब पार्टिकल फ्री रीजन। ओके, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग, ठीक है? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट का है मैंने, याद रखना। वाटर, सन सबसे एफिशिएंट है, विंड अपनी
रिन्यूएबल में, एक मार्क के लिए कोई पूछे, लिखा इट इज द मोस्ट efficient renewable source of energy. However, limitations include, ठीक है, अब पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे. However, limitations include, बताओ सबसे पहले लिमिटेशन क्या है इसकी? उसको ज्यादा एरिया चाहिए. ज्यादा एरिया चाहिए. सर छोटा सा विंड मिल थोड़ी ना बना सकते हैं. सबसे पहला कॉस्ट. सर हाईली एक्सपेंसिव. गुड चिराग. सबसे पहले कॉस्ट में आते हैं. उतने सारे विंड, वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स को, नहीं, ऐसे पूरे एक पूरे बड़े स्ट्रक्चर को एक नाम था, विंड मिल. यस सर. हाँ, आई थिंक विंड मिल कहते हैं. बहुत सारे विंड मिल मिलकर विंड फार्म बनाएंगे. ओके, ठीक है, लिखो. तो और एक है. हाँ बोलो, क्या नाम सर है? कि हमेशा आपकी सेम आपकी सेम स्पीड से हवा नहीं चलती है, कभी कभी स्लो भी आती है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. हाँ, ये जो तुमने पॉइंट मेंशन किया ना विनीत, इसको ऐसे लिखते हैं, पता कैसे? कि बिफोर सेटिंग अप द प्लांट एन अप्रोप्रिएट, क्या कहेंगे उसको, एन अप्रोप्रिएट प्लेस इज चोजन सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड. हम ऐसे कैसे कहीं भी विंड एनर्जी फार्म नहीं सेटअप कर देंगे, पहले उस प्लेस का नियर ओशियन ब्यौरा होता है. हाँ, ब्यौरा होता है. एग्जैक्टली, कोस्टल एरियाज. तो सबसे पहले आप लिखेंगे विंड टरबाइन बोलना चाह रहे थे. नहीं, विंड टरबाइन नहीं, वो तो पार्ट है. पहले लिखो सेटिंग अप विंड फार्म इज एक्सपेंसिव, कॉमा हेंस इट इज कॉस्ट एफिशिएंट. क्या कॉस्ट एफिशिएंट है? नो सर. तो उसका उल्टा क्या है कॉस्ट एफिशिएंट का? डेफिसिट. डेफिसिट वर्ड ठीक उल्टा होता है एफिशिएंट का. ठीक है. सेकंड जो विनीत कहना चाह रहा था, बिफोर सेटिंग विंड प्लांट, विंड एनर्जी फार्म सूटेबल, उसको क्या कहेंगे, सूटेबल एनवायरमेंट या सूटेबल प्लेस. चलो हाँ, प्लेस शुड बी, हाँ लोकेशन. वेरी गुड अभिषेक पाटिल, थैंक यू. ये बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है. प्लेस नहीं, लोकेशन लिख लो, ये और ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है. सूटेबल लोकेशन should be chosen which has continuous and steady समझते हो? Yes sir. यानी कि रात में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो. हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा तो क्या, वेरी गुड पॉइंट, ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, विंड बहुत कस के चल रही, बहुत आस्ते हो गई, इससे क्या होगा बताओ? टरबाइन खराब हो सकता है. खराब नहीं होगा. इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी ना, वेरिंग वोल्टेज के साथ होगी. वोल्टेज वेरिंग होगी उसकी. वोल्टेज वेरिंग मतलब कभी 200 वोल्ट, कभी 500 वोल्ट, कभी 100 वोल्ट, कभी 80 वोल्ट. समझ रहे हो? तो फिर बड़े बड़े वोल्टेज रेगुलेटर सेटअप करने पड़ेंगे, वो अलग कॉस्ट आ जाएगी उसकी. तो विच हैज कॉन्टिन्यूअस एंड स्टेडी फ्लो. सर ये स्टॉर्म को भी तो नहीं झेल सकता, तो ये भी तो कह सकते हैं कि इट्स नॉट सुटेबल टू एक्सट्रीम कंडीशंस. ऑफ कोर्स, डेफिनेटली. तो ऐसे कंडीशंस मेंटेनेंस करनी पड़ेगी. हाँ, वो थर्ड पॉइंट में एग्जैक्टली, इसलिए इनको बहुत मेंटेन करना पड़ता है. कंटीन्यूअस एंड स्टेडी फ्लो ऑफ विंड. थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे. एक बहुत डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी वाली इसकी जो कहते हैं कॉस्ट के बाद आती है, वो है मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में पता कहाँ खर्चा होता है इनका? एक तो ऊपर चढ़, हाँ ऊपर जो, हाँ एक तो रस्टिंग का वो होता है एक्सपेंस, बहुत बड़ा इशू होता है ना, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स होते हैं, स्टील का बना सकते हैं ना, बना तो सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इसको ना पेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ से पेंट इरोड हो गया है, ताकि वहां से फिर एक बार कोरोजन शुरू हो जाएगी तो स्ट्रक्चर वीक होना शुरू हो जाएगा. और उसके ब्लेड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है. प्लस ग्रीसिंग करो इसकी, मोटर्स की ग्रीसिंग समझते हो ना,
अच्छी Yes, सी sir. लुब्रिकेशन Yes, sir. होनी चाहिए। Yes, sir. प्लस तुम्हारा ये क्या कहते हैं, आर्मेचर समझते हो, जो जनरेटर का पार्ट होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कभी कभी आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ना, ठीक है, Yes, sir. हाँ, वो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सर उसको क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? क्योंकि ऐसा है कि ऐसे समझ लो, समझ लो ऐसे कि मान लो एक जनरेटर है सपोज, छोटा सा, Yes, sir. उसका लोड है, लोड समझते हो, लोड मतलब पावर आउटपुट, शॉर्ट में Yes, हम sir. हमेशा समझना। मान लो एक छोटा सा जनरेटर है जो पावर आउटपुट दे सकता है 200 वॉट। अब तुम उससे निकाल रहे हो, नहीं भाई मुझे 500 वॉट चाहिए, बेचारे का दम नहीं घुट जाएगा। Yes, sir. मतलब बेचारे के बैंड बच जाएगी यार। तुम 200 वॉट प्रोड्यूस कर सकते हो मैक्सिमम, सर और वो तुम फूक सकता है। एग्जैक्टली फूक सकता है, वो खराब हो सकता है, राइट, उसकी वाइंडिंग जल सकती है। सो ये लोड इम्बैलेंस के चलते होता है। ये अब टेक्निकल टर्म्स हम लोग पढ़ते थे, आप लोग को इतने डीप में नहीं पढ़ना, बट इन शॉर्ट समझ लो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। हाई मेंटेनेंस लिखो, इज Necessary. नेसेसरी नहीं, इज रिक्वायर्ड। हाई ऐसे लिखना, हाई मेंटेनेंस पीरियोडिकली होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 साल बाद फिर 5 साल बाद मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, नहीं। तुम्हें विंड मिल फार्म चलाना है तो 6-6 महीने या 1-1 साल में देखना पड़ेगा। हाई मेंटेनेंस पीरियोडिकली। हाँ, इसके स्ट्रक्चर इतने बड़े होते तो एरिया भी तो बड़ा लगता होगा फिर। गुड क्वेश्चन। एरिया बस इतना लगता है, ये देखो है ना, नहीं सब पूरा विंड फार्म करने के लिए ना। ये जो एरिया है वो ना वर्टिकल एरिया कैप्चर करता है, लेकिन बेसिकली हम पता है एरिया कैसे मेजर करते हैं, है ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल उसने लेवल पे कितना एरिया कैप्चर किया, समझ रहे हो, ग्राउंड लेवल पे उसने कितना कैप्चर किया। सर वो पर उसके वो भी तो ज्यादा ही करेगा, क्योंकि जब ये सेटअप होगा तो खतरा भी तो होगा कि कभी गिर जाए तो आसपास के इलाके खाली भी करवाने पड़ेंगे। नहीं, पहली बात तो विंड फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहां पे कोई रहता नहीं है। ऑफ कोर्स ये गिरने का खतरा कब आएगा, जब स्टॉर्म चलेगा कस के, ठीक है। तो अगेन वो पॉइंट एलिमिनेट हो चुका है। बोलो क्यों? सेकंड पॉइंट, पहले सूटेबल लोकेशन तो कर ले। हम इंश्योर करेंगे कि 10 साल में आज तक वहां जो जगह हम लोग चूज कर रहे हैं वहां ये ना आया हो बहुत भयानक तूफान या सुनामी टाइप्स। नहीं तो ऑफ कोर्स 10 करोड़ या 100 छोड़ो 500 करोड़ लगे फार्म को सेटअप करने में, पता चला 2 साल में उड़ गए सारे फार्म्स हवा में तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी को। ये कंपनी का नाम तुम लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, ये बहुत घाटे में चल रही है, इंडिया की कंपनी है, सुजलॉन। यस सर। ठीक है, इसका कहाँ शेयर 1000 रुपए का था, अब ये शेयर 2 रुपए का आ गया है। शेयर समझते हो? यस सर। स्टॉक मार्केट कभी गूगल करना, सुजलॉन, ये इंडिया की रिन्यूएबल ज्यादातर विंडमिल्स इसी के होते हैं। ये विंडमिल्स बनाती है बड़े बड़े। यस सर। नहीं, ये बाहर के कंपनीज को बेचती है। इंडिया में उतना सपोर्ट में थोड़ी है, यहाँ गवर्नमेंट चली है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ सर, विंडमिल्स आप बहुत बड़े बड़े मशीनरी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, किसने कहा? चला सकते हैं, बट उसके लिए आपको नंबर ऑफ विंडमिल्स बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, सारे फैक्टर्स बढ़ जाएंगे सारे। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। इसका एक और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं ना कि ये एनिमल्स को हर्ट कर सकता है, बर्ड्स को जो उड़ रहे हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। जो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो हवा में बेसिकली उड़ते खाते, आई मीन बेसिकली लोकोमोट करते हैं जगह से दूसरी जगह। एवियरी याद है? हाँ सर, एवियर। एरियल एनिमल, एवियरी या एवियर? एरियल 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 नहीं, अरे यार ये 9th में पढ़ा था हमने, वो चैप्टर था डाइवर्सिटी, काफी बोरिंग चैप्टर था। एवियरी था ना, उसमें एक वर्ड की जितने भी उड़ने वाले स्पीशीज होते हैं उनको इसमें रखते हैं क्लब करके। एवियरी एक क्लास होता है, क्लास होता है बेसिकली। तो एवियरी स्पीशीज को खतरा है, थ्रेट है, किससे? विंडमिल से। विंडमिल से आप कह सकते हो, जिसमें आप वो पॉइंट लिख दोगे, एस्थेटिक ब्यूटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, एस्थेटिक ब्यूटी एंड सिक्योरिटी। सर मैंने सुना था लड़कियों की सिक्योरिटी होती है ऑफ कोर्स, लाइक रात में नहीं जाना, यहाँ बाहर नहीं निकलना। सर बर्ड्स की सिक्योरिटी, हाँ विंड मिल से। एस्थेटिक ब्यूटी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवियरी, एवियरीज,
is compromised. समझ रहे हो? नहीं की जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर बन गया वहां पे विंड मिल तो भाई जो आएगा वो कटेगा। जरूरी नहीं है बट हाई चांस है कटने की। ठीक है, सर वो अंधे थोड़ी ना, मतलब उनको दिख तो रहा है कि बीच में कुछ मिला रहा है। दिखता तो है। बहुत अच्छा तुम्हारा वो है लॉजिक, बट बेचारे उसके चपेट में आ जाते, क्योंकि जब एक ब्लेड घूमता है ना कस के, बहुत हाई लो प्रेशर क्रिएट करता है अपने आसपास। लो प्रेशर मतलब खींचेगा वो चीजों को कि आओ वैक्यूम जान कि आओ और कट जाओ मेरे थ्रू। तो ऐसा ही है। एनीवेज, लास्ट एक टॉपिक, उसके बाद खत्म करते हैं आज की क्लास। एनर्जी फ्रॉम द सी। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ओशियन थर्मल, वेव और टाइडल। इसको अच्छे से आज डिस्कस करके खत्म करते हैं क्लास, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती रहती है कि सर कौन सी ज्यादा है, आउटपुट किस एनर्जी का किसके सर सबसे ज्यादा आउटपुट तो आपका उसका है, किसका? थर्मल का। आते हैं उस पे। एनर्जी फ्रॉम सी पहले हेडिंग दे दो। नंबर 1 लिखना टाइडल एनर्जी। ठीक है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। टाइडल, टाइडल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आया नहीं नहीं, पहले टाइड से जो एनर्जी आती है, पहले ऐसे शुरू करते हैं। टाइडल वर्ड आया टाइड से, टाइड। ठीक है, अब बताओ टाइड कहाँ आती है? समुद्र के बीच में आती है, समुद्र के किनारे आती है? किनारे। किनारे। अच्छा, सर बीच में आती है। किनारे बीच में। तुम पूरे समुद्र में तो आती है टाइड। तुमने अगर कभी सी बीच में नहाया है, बीच मतलब ऑफ कोर्स किनारे, तो तुम्हें किनारे ही आती है क्या? सर तो वेव होती है, नहीं सुनते वो वेव होती है। अच्छा, वेरी गुड। तो टाइड और वेव में क्या डिफरेंस है बताओ? सर वेव विंड के कारण होती है और टाइड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। यस सर, गुड, वेरी गुड, दैट्स हाउ वी डिकोड इट। टाइड इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटेशनल साइड में पुल। आती है ना, किनारे में। ये सब जगह आती है, बीच में भी आती है, किनारे भी आती है। सर वही तो मैं बोल रहा था, पूरे ओशन में आती है, एक जगह से आएगी। ये बेसिकली अगर ये इतनी स्ट्रांग है, अगर बीच में उठी है, बहुत कस के इसका मैग्नीट्यूड उठा है, जैसे सुनामी के केस में टाइडल एनर्जी बहुत कस के बीच में उठी थी जहां पे अर्थक्वेक आया था, तो वो टाइडल इतनी ज्यादा थी कि पूरा स्वीप कर दिया था उसने कोस्टल एरिया को, सिटीज में पानी घुस गया था। खैर, द पॉइंट इज, देखो टाइड ओशन में कहीं भी आ सकती है, ओके, एंड टाइड इज ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी मून। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन। अर्थ किसने कहा? यही तो तुम्हें समझना है, अर्थ नहीं। ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन, सॉरी बिटवीन वाटर, ओशियन वाटर, ओशियन वाटर एंड मून। और किसी में नहीं आता है? और किसी में नहीं आता मतलब? आई मीन जैसे आपका जैसे चलो मैं एक छोटा सा मेरी एक बात सुन लो, तब तुम लोग समझ जाओगे। एक बाल्टी पानी उठाएगा भी? हाँ सर। भारी होता है? हाँ सर। भारी होता है सर, मास है। हाँ। तो सोचो ओशन में जो पानी है कितना भारी होगा? होगा भारी। हाँ सर। वो इतना मास है, वो चैलेंज कर सकता है बड़े बड़े प्लैनेट्स को कि भाई मेरे अर्थ में जो इतना सारा वाटर है, कितना सारा मास है। तो एक बहुत टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी होगी। हाँ सर। अब मून है, वो एक सॉलिड मास है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यस सर। अर्थ में जो वाटर है दैट इज लिक्विड, liquid and that has tendency to change its what shape. लिक्विड की वही टेंडेंसी होती है ना, जिसमें डालो वही शेप अचीव कर लेता है। यस सर। तो रात में जब मून बहुत क्लोज आता है अर्थ के, टाइड्स बढ़ जाती हैं। क्यों? हाई टाइड। क्योंकि 9th चैप्टर पढ़ा होगा, M1 M2, अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है घट जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है Gm M1 M2 by r square। याद आया? यस सर। तो r घट जाए तो बढ़ जाती है। 9th में था ना? एग्जैक्टली 9th में था। एनीवेज, लिखो पहले कि टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन ओशियन वाटर एंड मून। लिखा? ये लिख लो। हो गया। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल भी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आते हो काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ,
एक्चुअली जब ये पुल होगा तो दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। क्या? लेवल सी हाँ, लेवल सी का चेंज होता है, ठीक है सर। लेवल चेंज, हाँ, कभी कभी ऐसा समझ लो कि एक तरफ का पानी ज्यादा उठ गया, एक तरफ का पानी थोड़ा नीचे पुल हो गया, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल। यस पोटेंशियल समझ रहे हो? यस सर, सब हाइट पे, हाइट का, तो जिसके चलते फिर मूवमेंट शुरू होती है वाटर की, वाटर पार्टिकल्स की, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वही चीज हाई टाइड्स और लो टाइड्स को लेकर आती है। आई मीन उसी को कहते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ठीक है। एंड दीज चेंजेस आर वेरी, लिख लेना, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर मूवमेंट ऑफ, ठीक है, ओशियन वाटर ड्यू टू चेंज इन। ये ओशन वाटर हम लिख रहे हैं, लेकिन जब ओशन में हाई टाइड होता है तो सर रिवर में भी पानी का इंक्रीज और डिक्रीज होता है लेवल। रिवर यार एक बहुत छोटी वाटर बॉडी है, ठीक है। रिवर को सर दिख नहीं रहा, एक बार रिफ्रेश करो गाइस, तुम लोग को सर। जो आपने लिखा वो सर वो कोने में आ रहा है बहुत। सर दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करो, ये देखो मैंने एक बॉक्स बना दिया, मैंने लिखा हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू चेंज इन सी लेवल। एक बार रिफ्रेश करो, शायद दिख जाए। सो मे बी ना फुल स्क्रीन कर दिया होगा। हाँ मैंने तो फुल स्क्रीन रखा है। नहीं आपका नहीं, जूम कर दिया उसने। अच्छा, ओहो जूम, हाँ राइट, तो जूम आउट कर लो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सी लेवल में चेंजेस। सर हम मोशन पढ़ रहे फिर सी पे आ गए। मोशन नहीं, ये टाइडल एनर्जी का पार्ट है। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा कि सी लेवल क्यों बोल रहे हो, ओशन लेवल नहीं कह सकते? ओशन लेवल भी कह सकते हो, सी लेवल भी कह सकते हो। ओशन और सी सिनोनिमस है? नहीं, डिफरेंस है। डिफरेंस है। हाँ बोलो आदित्य। सही, बस ट्वाइस अ डे होता है रिसीड और नहीं ट्वाइस अ डे नहीं, ये राइज एंड फॉल बढ़ जाता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन मतलब डे एंड नाइट। हाँ, दिन से रात और रात से दिन, ठीक है। अब ये समझो जब ये हाई टाइड और लो टाइड होती है ना, तो बेसिकली कुछ ऐसा माहौल बनता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो वाटर ऐसे फ्लो करता है। तो जहां पे टाइड्स फ्रीक्वेंटली आती है ना, वहां पे क्या ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं? डैम्स, ठीक है। हाँ, टाइडल डैम्स जिन्हें कहते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये नैरो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओपनिंग, ठीक है। बस तो लिख देना, टाइडल डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड एट suitable, नहीं वो तो स्ट्रक्चर तुम बता रहे हो, एट suitable places in sea आफ्टर सर्वे होता है ना पहले सैटेलाइट से, कि इस जगह में फ्रीक्वेंटली बेसिस पे टाइड्स आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है टाइडल डैम बनाने के लिए। तो बस अब एक बार डैम बन गया, टाइडल डैम, तो यहाँ पे वो क्या फिक्स कर देते हैं? जनरेटर टरबाइन, जो और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस टरबाइन से कनेक्टेड है, एग्जैक्टली। फिर वो जनरेटर रोटेट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इसके दोनों फायदे हैं, पता क्या? ये ब्लैक एरो दिख रहा है सबको? यस ये ब्लैक एरो तभी होगा जब यहाँ पे, आई मीन ऐसे समझ लो, नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, जब 1 का सी लेवल क्या होगा? ज्यादा, एग्जैक्टली, सी लेवल जब हाई होगा, और 2 का कम, लो होगा। और ये डायरेक्शन में कब फ्लो करेगा? ठीक ऑपोजिट, जब 2 में सी लेवल ज्यादा होगा, 2 वाली पोजीशन में, यस सर, और 1 में कम होगा। तो इससे एक फायदा पता कि क्या हुआ, कि जनरेटर होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली घूमेगा, कभी वो सिचुएशन नहीं आएगी कि जनरेटर इज लाइक, आई मीन वी आर नॉट एबल टू हार्नेस, बेसिकली वी आर ऑलवेज एबल टू हार्नेस टाइडल एनर्जी,
एट टाइडल डैम्स, ठीक है। Yes. बस इतनी सी बात है। पर ये सर बहुत कम जगह पे ही तो होता है। एग्जैक्टली ये भी बात है। Yes. टाइडल एनर्जी लिमिटेड है, और पता वो कम जगह क्यों है, उसका रीजन पता है? बर्मुडा ट्रायंगल पता है तुम लोग को कहाँ पे Yes, है? sir. कहते हैं वहां पे जो जाता है कोई वापस नहीं आता है। सर एक प्लेन गया, वो प्लेन ही वहीं चला गया। एग्जैक्टली वहां से बहुत सारे शिप्स भी हैं, प्लेन्स भी जो आज वहाँ तक पे वापस नहीं मैग्नेटिक आए। फील्ड्स एक दूसरे से वो टकरा जाती हैं बहुत सारे। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अनप्रिडिक्टेबल है, तुम कोई इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ वो हे वायर हो जाएगा। हे वायर मतलब पागल हो जाएगा वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वो कभी ट्रू रीडिंग तुम्हें नहीं देगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ पे। उसी तरह अर्थ में कुछ चुनिंदा, कुछ लिमिटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे टाइडल एनर्जी फ्रीक्वेंट बेसिस पे मतलब फ्लो करती है। लेकिन अगेन पता सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? इनको कंस्ट्रक्ट करना। अब ओशन के बीच में हम कहाँ से डैम बनाए भाई? इंजीनियर्स के पास बहुत बड़ा चैलेंज आता है, समझ रहे हो ना? ओशन है 12 किलोमीटर उसकी डेप्थ है, और तुम मुझे बोल रहे हो डैम बनाने। तो काइंड ऑफ थोड़ा सिविल इंजीनियर्स को चैलेंज मिलता है ना कि भाई कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करें। करने वाले करते हैं बट बहुत बहुत कॉस्टली, और वो करने से पहले सोचते हैं कि कितना बिलियन ऑफ पैसा लगेगा, तो है फीजिबल? ऑफ कोर्स। सर ये लेकिन डैमेज नहीं होगा अगर बहुत ज्यादा तेज पानी आ गई या फिर वेव उड़ गई तो लेते ही चला जाएगा? देखो भी नहीं, ये सारे चैलेंजेस पहले वो पहले मैप बनाते हैं, उसका सिमुलेशन करते हैं कंप्यूटर्स में कि इतनी स्ट्रॉन्ग वेव आई, इतना फोर्स लेकर आएगी अपने साथ, तो मेरे सीमेंट के स्ट्रक्चर को तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी। वो सब कंप्यूटर में पहले सिमुलेट हो जाता है। पायलट्स जब स्पेस में जाते हैं, स्पेस से पहले सिमुलेशन होता है उनका, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया जाता है उनको। यस सर। उसमें पहले प्लेन, एग्जैक्टली उसमें पहले प्लेन चलाते हैं, स्पेसशिप चलाते हैं, फिर उसमें उनकी एफिशिएंसी निकल के आती है कि कैसे मतलब वो राइड कर रहे हैं, तब फील्ड में उन्हें भेजते हैं। खैर ये दूसरी बात है। सेकंड हेडिंग जल्दी दे दो, थोड़ा सा लेट हो गया आज। वेव एनर्जी, लास्ट पॉइंट जरूर लिख लेना, लिखना कि टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड एट लिमिटेड प्लेसेस ओनली। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड एट लिमिटेड प्लेसेस ओनली, और ये है सेकंड वेव एनर्जी। इसका भी सेम ही होगा, इसे भी टरबाइन घुमाने के लिए यूज करते होंगे। हाँ लेकिन वेव विंड से ही आती है, मतलब ओशन के बीच में नहीं, ओशन के सी के किनारे आती है एट द एंड। तो वेव एनर्जी अपने साथ ढेर सारी क्या लाती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ओशन वाटर। तो ओशन वाटर वो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ किसे हिट करता है? अगेन टरबाइंस ऑफ टरबाइन, ठीक है, सिंपल है, उसको हिट किया, टरबाइन घूमा, जनरेटर या फिर जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, ठीक है। अब अगेन इसकी ठीक है वो क्या कहते हैं, सूटेबल लोकेशन क्या होगी जहाँ पे वेव एनर्जी ज्यादा हो? कितनी ज्यादा, वो चैलेंज आता है सर। इतनी ज्यादा, सिंपल वर्ड्स में इतनी ज्यादा हो कि वो टरबाइन को रोटेट तो कर सके, ठीक है। चेन्नई वाले कोई पब्लिक प्लेस के सी बीच में नहा रहे हो, अरे अरे बहुत जोर से लहर आई, छपाक मुझे अच्छा लगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती सफिशिएंट टू रोटेट अ, ठीक है, टरबाइन बहुत भारी और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। तुम्हें अगर मेगावाट्स में प्रोड्यूस करने इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना, वायबल मतलब अ पॉसिबल या सूटेबल लोकेशन which brings large kinetic energy to rotate turbines। बस सिंपल है, और इसमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं है। और लास्ट है तुम्हारा ओशियन थर्मल एनर्जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने में बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उसको अच्छे से लिख लेना, इसका ओशियन थर्मल एनर्जी के पॉइंट्स, ठीक है। ये लिख लिया सबने, वायबल सूटेबल लोकेशन, ठीक है। यस सर। थर्मल समझ ही रहे हो, हीट। ओशियन में सर हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो गई? एक्चुअली होती है, सिंपल है, सन से होती है। सन से नहीं, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द हाइट, एक है तुम्हारा ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होता है, एग्जैक्टली,
गर्म क्यों होता है पता है? सर सन की वजह से सन की रेज डायरेक्टली इसके सरफेस को हिट करती हैं। यस तो सरफेस में प्रेजेंट पार्टिकल्स इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। यस सर। ये लाइन लगा के आते हैं भाई, अब हमें जाना, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है, अब मैं जाऊंगा बादल का हिस्सा बन जाऊंगा। बादल मतलब क्लाउड। एक लाइन से वो इवेपोरेट करते हैं। सबको पता है, 9th में पढ़ा था, इवेपोरेशन बल्क फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस तो बस सरफेस में वाटर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तुम डेप्थ पे जाओगे, डेप्थ मान लो, हाँ ये टेम्परेचर का डिफरेंस एक्चुअली आपकी बुक में मेंशन्ड है 20 केल्विन, ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस और मोर है। 20 डिग्री सेल्सियस है सर 293 केल्विन। सर यही चीज स्विमिंग पूल में भी होती है, जब हम जाते हैं तो शाम को तब ऊपर गर्म होता है, नीचे ठंडा ठंडा होता है। ऑफ कोर्स राइट। लिख लो बुक गाइस, में तो अलग से ही कुछ दे रखा है 20 केल्विन और ब्रैकेट में 20 सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस लिखो। 20 केल्विन एक्चुअली, चलो कन्वर्ट करो सेल्सियस में कितना होगा जल्दी बताओ। 293 केल्विन। सर 293। 93, हाँ ठीक है। 273 तो 20 डिग्री वो गलत लिख दिया है इन्होंने, उतना डिफरेंस नहीं हो सकता अचीव, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता अचीव भाई। सर 20 लिखा है। सर 20 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन में भी अब 20 केल्विन बहुत कम डिफरेंस है डिग्री के मायने में। ओके। अरे भाई नहीं पता चल रहा 20 केल्विन कितना कम होगा। सर 293 केल्विन लिखा हुआ है। 293 है, एक मिनट। यस सर 273 आपको 0 होता है 229। ओके 293 देन दैट्स करेक्ट। एनीवेज लिख लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस और मोर, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इसको अचीव करने के लिए वो कम से कम 2 किलोमीटर या उससे भी नीचे जाते हैं, सरफेस से लेकर डेप्थ तक, ठीक है। और सर यही चीज रात में उल्टी हो जाती होगी, ऊपर वाला ज्यादा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये ज्यादा चिराग फीजिबल होता है सुबह के टाइम, ठीक है। रात में पता क्या होता है, 7 में हमने पढ़ा था लैंड ब्रीज सी ब्रीज। रात में जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर की जो उसने हीट रिसीव की है ना, अब वो उतनी जल्दी उस हीट को रिलीज नहीं करता है, क्योंकि वाटर की हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। सैंड के साथ ठीक उल्टा है, वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। हाँ, जो कि सैंड जलती है। हाँ, ताकि सैंड, इसलिए तो वो मेजर पार्ट है किसका, लैंड का, क्रस्ट का। इसलिए लैंड बहुत जल्दी ठंडी बहुत जल्दी गर्म होती है। ओके, तो याद रखना रात में उतना एफिशिएंट नहीं है ये सिस्टम। तो मैं बस ये कह के खत्म करूंगा क्लास। याद रखना ये जो हाइट है, डेप्थ है बेसिकली, सॉरी, 2 किलोमीटर और मोर होनी चाहिए टू अचीव 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, यस ठीक है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे सर 20 डिग्री में क्या रखा है भाई, यहाँ तो स्टीम भी नहीं बनेगी। सबसे मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशन थर्मल का। 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस में कोई प्रेशराइज स्टीम बनेगी क्या? नो सर। पानी तो डिफरेंस है, टेम्परेचर थोड़ी ना। ठीक है, वो डिफरेंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डेप्थ पे पानी किस स्टेट में होगा, लिक्विड होगा। मान लो, चलो कितना टेम्परेचर होगा, मान लो उसका टेम्परेचर है डेप्थ पे मान लो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सरफेस पे आ जाते हैं, 20 बढ़ा दो, कितना हो गया 24, ठीक है। लेकिन ये 24 सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं मतलब जो लेयर सबसे टॉप लेयर पे जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, उन्हीं के लिए नहीं, वो उनके लिए नहीं है, इवेपोरेट हो चुके हैं। एग्जैक्टली, वो इवेपोरेट होने के लिए खड़े हैं, रेडी हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन। तो इनका टेम्परेचर 24 से भी बहुत ज्यादा होता है। यस सर। 24 तो ठीक ये वाले मॉलिक्यूल्स की होते हैं टेम्परेचर, जो इसके ठीक पीछे हैं या इसके नीचे हैं। बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, ये टेम्परेचर डिफरेंस में कहीं स्टीम नहीं जनरेट हो रही है वाटर की, राइट? Yes, इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं अमोनिया। अमोनिया पता है?
सर वोलेटाइल लिक्विड है। हाँ, एक वोलेटाइल लिक्विड है वो। वोलेटाइल मतलब एक ऐसा लिक्विड जो कम टेम्परेचर्स में भी, ठीक है, बॉईल हो जाए, मतलब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम यूज करते हैं किस में? एक वोलेटाइल लिक्विड को इवेपोरेट करने में। बस उस इवेपोरेशन के चलते उसकी हमें हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली, उसकी स्टीम से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं। तो सर अमोनिया को हम ऐड कर देते हैं वाटर में? जरूरी नहीं अमोनियम, ये आप बस पॉइंट लिखना है, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड वाटर तो में ऐड नहीं करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी? हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आई एम नॉट श्योर, बट इसका एक सेपरेट टैंक होता है विनीत। ये देखो, यहाँ पे एक टैंक आता है जिसको कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है वो? उस पे ठंडा कर देता है। ठंडा कर देता है, एग्जैक्टली। यहाँ पे कंडेंस कर देता है। यहाँ पे गैस अमोनिया आता है, और जब कंडेंस हो जाता है तो वो लिक्विड अमोनिया बन जाता है। और ये गैस अमोनिया आया कहाँ से? ये गैस अमोनिया आया तुम्हारा नहीं, पहले वो टरबाइन को उसने घुमा दिया यहाँ से। पहले उसको टरबाइन को इसने घुमा दिया है, गर्म होकर आया, फिर अब उसको लिक्विड फॉर्म में करना है, फिर वो लिक्विड फॉर्म को गैस में वापस कन्वर्ट करना है। और वो गैस बन गई नहीं है? हाँ, वो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है याद रखना, इस टेम्परेचर डिफरेंस के चलते। तो बेसिकली मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ। ये अमोनिया को पहले यहाँ लेकर आते हैं सरफेस में, ठीक है। सरफेस में लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है? गैस, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे वो गैसियस अमोनिया है NH3, नीचे जाता है, किसको घुमाता है वो? टरबाइन को घुमाया तो उसने अपनी एक एबिलिटी लूज कर दी। क्या? हाई काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। लेकिन गैस स्टेट को छोड़ा नहीं उसने, अभी भी वो गैसियस अमोनिया ही है। लेकिन फिर इस गैसियस अमोनिया को किससे गुजारते हैं? कंडेंसर से। कंडेंसर क्या करता है? इसको लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड NH। फिर लिक्विड अमोनिया को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वो सनलाइट के चलते जो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, फिर वो गैस में बनता है, फिर हाई प्रेशराइज को टरबाइन से पास कराते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे अमोनिया वेस्ट भी तो हो सकता है थोड़ा? वेस्ट नहीं होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्लोज सिस्टम का पार्ट है आयुष। क्लोज सिस्टम मतलब इस सिस्टम में कहीं भी होल नहीं है कि अमोनिया एस्केप करके चला जाए, क्योंकि जहां अमोनिया एस्केप हो गया ना, ये सिस्टम रुक जाएगा पूरा का पूरा। एसी में जो हम लोग वो गैस फिल करते हैं ना, 2500 की गैस आती है, जो भी वो गैस कभी लीक कर गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तब ऑफ कोर्स टेक्नीशियन को बुलाते हैं हर सीजन के बाद। अगर हो गई तो अगेन वो डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली वो गैस एक क्लोज सिस्टम का हिस्सा होता है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? उस गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं? सुपर कूल गैस में। सुपर कूल। अब बस वो सुपर कूल गैस किसके कांटेक्ट में आती है? रूम की हवा से। कैसे? एक बहुत पतला सा कॉपर पाइप होता है, ऐसे ऐसे गुच्छे बने रहते हैं। Yes, sir. बस इस रूम की हवा अगर एक बहुत ही ठंडे लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आएगी तो रूम की हवा भी ठंडी हो जाएगी। Yes, sir. बस उसको सर्कुलेट करके वापस फेंकता है। कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि एसी में प्योर ऑक्सीजन हवा आ रही है। नहीं, वो तुम्हारा ही जो आप लोग गैस रिलीज कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, वही CO2 है। बस उसको ठंडा करके वो बस टेम्परेचर चेंज कर रहा है, कभी वो क्वालिटी नहीं चेंज करता है हवा की, इन द सेंस ऑफ कि एलिमेंट्स। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसकी एफिशिएंसी कम होती है। किसकी एफिशिएंसी कम होती है? ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल, हाँ, इसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, ऑफ कोर्स इसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है। Yes. तो मैं बस ये कह रहा था, एसी में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, और एसी बंद करके कभी कभी दरवाजे खिड़कियां खोल लो और फैन कस के चला लो, ताकि बाहर की हवा आए अंदर। फिर सो जाओ 4-5 घंटे, लेकिन एसी में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। सर कंप्रेसर की भी तो आएगी फिर साथ में हवा। तुम समझे नहीं, कंप्रेसर एक बाहर वाला यूनिट है, वो बस एयर प्रेजेंट इन द रूम, उसका टेम्परेचर बस चेंज करता है, दैट्स इट। वही ठंडापन तुम्हें लगता है स्वर्ग में आ गए। जो कमरे की गर्म हवा होती है वो कंप्रेसर से निकलती है सर। कंप्रेसर सिर्फ रूम की ह्यूमिडिटी बाहर निकालता है। अच्छा, रूम की ह्यूमिडिटी मतलब रूम में प्रेजेंट वाटर वेपर, रूम का जो आर्द्रता है, हिंदी में ह्यूमिडिटी को आर्द्रता कहते हैं, जिसके चलते गर्माहट आती है, वो कंप्रेसर का रोल है बाहर निकालना। कैसे? सर फिर पॉल्यूट कैसे होता है एनवायरनमेंट एसी से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन? मैंने। गुड।
सी क्या कहते हैं उसको शॉर्ट में? CFC. CFCs are dangerous because if once they leak out, So ozone उसे डेथ ना आता हो, cause ozone depletion. Yeah, right. बट आजकल अगेन अगर आप लोग अपडेटेड हो टेक्नोलॉजी से, तो आजकल के CFCs नहीं करते हैं ओजोन को डिप्लीट। AC सिर्फ नहीं करता, सिर्फ फ्रिज भी करता है। मैं वही कह रहा हूँ विनीत, आजकल के CFCs नहीं करते हैं ओजोन को डिप्लीट, क्योंकि उन्होंने क्लोरीन यूज करना बंद कर दिया है। क्लोरीन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, साइंटिस्ट ने, क्लोरीन था वो एजेंट जो ओजोन से रिएक्ट करता है और उसको डिप्लीट कर देता है। जब ओजोन डिप्लीट होगी तो ओजोन की लेयर में एक होल बनेगा, तो डायरेक्टली सन की लाइट हिट करेगी सरफेस। यस और उस सरफेस, उस स्पॉट में कोई ह्यूमन आ गया, कोई प्लांट आ गया ना, यूवी रेडिएशन एकदम खोखला कर देगी उसको। खोखला मतलब सेल्स को रेडिएट कर देगी उसको, जिसके चलते स्किन कैंसर और वगैरह वगैरह अदर डिजीजेस। एग्जैक्टली। हाँ गुड सानवी, क्या पॉइंट कहा तुमने? सब म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन हो जाएगी सेल की, वेरी गुड। म्यूटेशन मतलब DNA चेंज हो जाएगा सेल का। खैर अब ये दूसरी बातें। ओशन थर्मोलॉजी समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो अपना होमवर्क नोट करो। आज के लिए इतना ही। होमवर्क याद रखना, हमने सी से ऑब्टेन होने वाले एनर्जीज को पढ़ लिया है। गाइज यू हैव टू रीड अब इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब एनवायरमेंट में कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं एनर्जी सोर्सेज को, ठीक है, ये एनवायरमेंट को कैसे हार्म पहुंचाते हैं। चलो 100 बात की एक बात सिंपल बताओ, इतनी क्यों डिमांड बढ़ गई एनर्जी की, बताओ। बिफोर कंफर्ट, हमें आराम चाहिए, घर बैठे बैठे ऑर्डर करना है फूड। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। बेसिकली ह्यूमन बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन खोज रहा है। कंफर्ट जोन मतलब उसको बैठे बैठे सब कुछ बेसिकली एक प्लेटर में चाहिए ताकि उसको उठना ना पड़े। अगेन दिस इज अ वेरी डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, वन शुड नॉट, ठीक है। तो अगेन इसमें जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसमें एक देखना आएगा पॉइंट जरूर कि आप थोड़ा सा एक्टिव रखो लाइफस्टाइल को लेकर, नहीं आप थोड़ा वाइज यूज करो इन रिसोर्सेस का। जहां आपको लगता है बहुत जरूरी है वहीं पे करो, अनवाइज नहीं। अनवाइज मतलब जैसे अरे यार चल घूम के आते हैं, एक राउंड लेकर आते हैं, यू नो, गाड़ी निकाली और 5 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर वाली राइड ले ली, तो उस 10 किलोमीटर के चक्कर में कितना एमिशन हुआ, just because you wanted to change your mood or have fun for short duration of time. Again this is unwise. सर लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, again attitude problem, ठीक है। तो ज्ञान की बात अलग है, बट सब कर रहे हैं, इसलिए सबके चलते कहीं ना कहीं आप भी उसका वो बन रहे हो, क्या कहते हैं उसको, हिस्सा। एग्जैक्टली, चाहे आप उसमें पार्टिसिपेट करो या ना करो, बिकॉज आप एक ही उसी प्लैनेट पे रह रहे हो ना। यस मार्स में तो जा नहीं रहे हो रातों रात। चलिए यार सोने चलते हैं, प्लूटो चलते हैं, सो के आ जाएंगे वापस अर्थ में, ऐसा नहीं है ना। खैर चलो, I'll end the class here. I'll see you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye guys, take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.